आप लोगों की अगली समस्या थी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं को समझने से पहले मैं एक बार और परीक्षण आवेश के बारे में जानकारी दे देता हूं। परीक्षण आवेश कल भी मैंने कहा था और आज दोबारा परीक्षण आवेश की परिभाषा बता रहा हूं। वह न्यूनतम धन आवेश जिसे किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस विद्युत क्षेत्र पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता हो, उस न्यूनतम धन आवेश को परीक्षण आवेश कहते हैं। सामान्यतः इसे एकांक धन आवेश भी कहते हैं, टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। परीक्षण आवेश का संकेत Q0 होता है या Q0 होता है। अब हम आगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र रेखाओं को एक लाइन की परिभाषा में नहीं समझा जा सकता है। एक लाइन की परिभाषा में नहीं समझा जा सकता है। आप यूं समझ लो, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को समझाने के लिए आपको उसकी सारी विशेषताएं लिखनी पड़ेगी और आपकी नोट्स की कॉपी में मैंने ये सारी विशेषताएं आसानी से समझाते हुए लिखवा रखी। पहली विशेषता दिशा को दर्शाती है। दूसरी विशेषता विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां प्रारंभ होती है, कहां से खत्म होती है, ये दर्शाती है। तीसरी विशेषता क्या दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या नहीं करती है, इस बात को दर्शाती है। चौथी विशेषता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तुलनात्मक माप को दर्शाती है। अलग अलग विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं हो तो उनके आधार पर हमें अनुमान लगता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां अधिक होगी या कहां कम होगी। इसके अलावा नंबर 5, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती है या नहीं बनाती है, यह विशेषता। उसके बाद नंबर 6, सम विद्युत क्षेत्र में मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होती है और असमान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होती है। इसके अलावा नंबर 7, इस विशेषता के बारे में काफी विद्यार्थियों ने समस्या पूछी थी, तो ध्यान से समझो। आवेश का बिंदु पथ नहीं, जब हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा पढ़ेंगे तो वहां पर एकांक धन आवेश के बिंदु पथ को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, परंतु हमारे पास विशेषता है आवेश का बिंदु पथ नहीं। इसके बारे में विशेषता नंबर 7 बताती है क्यों आवेश का बिंदु पथ नहीं माना जा सकता। उसके बाद अंतिम विशेषता है नंबर 8, वो है संकुचन और प्रसार। विद्युत क्षेत्र रेखाओं में संकुचन और प्रसार कब होता है और कहां होता है, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा की। तो मैंने पहले भी बताया, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखे गए एकांक धन आवेश, ध्यान से समझना, किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखे गए एकांक धन आवेश या परीक्षण आवेश के बिंदु पथ को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अगर इसको दूसरे रूप में परिभाषित किया जाए तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दर्शाने के लिए जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, उन रेखाओं को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं, किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दर्शाने के लिए जिन काल्पनिक रेखाओं को खींचा जाता है, उन काल्पनिक रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब आ जाते हैं हम इनकी विशेषताओं पर। मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, अगर बोर्ड में विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं
यह प्रश्न आता है तो आपको उसकी परिभाषा के साथ साथ कम से कम 4 विशेषताएं लिखनी पड़ेगी, तब जाकर उस प्रश्न का फुल मार्क आपको मिलेगा, अन्यथा कट जाएंगे। ध्यान रखना, परिभाषा के साथ कम से कम 4 विशेषताएं। समझ गए? अब हम बात करते हैं पहली विशेषता की, दिशा। पहली विशेषता, किसी भी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है। अर्थात किसी बिंदु से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है। आप यूं समझो, कोई विद्युत क्षेत्र है यहां पे और उस पर उसके लिए मैं एक क्षेत्र रेखा खींच रहा हूं। ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, इधर से जा रही है और इस तरफ है। मैं यहां पर बिंदु P ले लेता हूं, तो इस बिंदु P पर स्पर्श रेखा खींचता हूं मैं, ये देखो। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर हो जाएगी? EP वेक्टर इस दिशा में। लेकिन अगर मैं यहां पर कोई बिंदु ले लेता हूं, बिंदु Q, यहां विद्युत क्षेत्र है, ये उसकी क्षेत्र रेखा है। अब यहां पर बिंदु Q है, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी? तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा आप खींचो, तो स्पर्श रेखा खींचेंगे हम, ये इस दिशा में बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। EQ वेक्टर देता हूं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि और कोई एक और बिंदु ले लेते हैं, जैसे कि यहां पर बिंदु R, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी? तो आप इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, स्पर्श रेखा खींचो, स्पर्श रेखा की दिशा इस तरफ है, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरफ है। बिंदु Q पर इधर और बिंदु P पर स्पर्श रेखा देखो इस तरफ। ध्यान रखना, उल्टी दिशा में तीर का निशान नहीं लगाना, क्योंकि क्षेत्र रेखा की दिशा उस तरफ है। अगर ये तीर का निशान यहां नहीं होकर के और यहां होता, समझ लो ना, यहां नहीं होकर के यहां होता, तो फिर स्पर्श रेखा इस तरफ खींच के और तीव्रता की दिशा इस तरफ लगाई जाती। अभी तीर का निशान क्षेत्र रेखाओं पर इस तरफ है, इसका मतलब जितनी भी स्पर्श रेखाएं खींचेंगे हम, उनके तीर के निशान उसी तरफ दिए जाएंगे। समझ गए? ये है पहली विशेषता। उसके बाद आइए दूसरी विशेषता पर, प्रारंभ एवं अंत। कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से प्रारंभ होती है और कहां पर खत्म होती है। तो ध्यान से समझना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है। जैसे कि आपके पास ये धन आवेश है, तो धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। अगर ये धन आवेश है, पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश का मतलब पॉजिटिव चार्ज, और अगर ये धन आवेश है तो यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती हुई दर्शानी पड़ेगी। यानी कि इस तरह के बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से बाहर की ओर दर्शाई जाएगी। ये धन आवेश के लिए, धन आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र निर्मित हो रहा है, एक बिंदुवत आवेश है। यहाँ पर बड़ा आवेश नहीं है, कोई गोलाकार गोले पर वितरित आवेश है या किसी बेलन पर वितरित आवेश है, ऐसा नहीं है। ये केवल एक बिंदु आवेश है और बिंदु आवेश की वजह से क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार की होगी धन आवेश के लिए। ऋण आवेश की अगर मैं बात करूं तो ये आपका ऋण आवेश है। ऋण आवेश पर हमने क्या कहा? विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है, ऋण आवेश पर समाप्त होती है। तो स्वाभाविक बात है कि आपको कहीं से भी विद्युत क्षेत्र रेखा, इसके विद्युत क्षेत्र के लिए तीर के निशान क्षेत्र रेखाओं अंदर की ओर जाती हुई दर्शानी पड़ेगी, यानी कि ऋण आवेश पर जाके समाप्त हो जाएगी। आप आसानी से देख सकते हो, दोनों बिंदुवत धन आवेश
बिंदुवत ऋणावेश। बिंदुवत धनावेश में धनावेश से बाहर की ओर निकलती हुई विद्युत क्षेत्र रेखाएं और बिंदुवत ऋणावेश में अंदर की ओर आती हुई विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्लियर? आसानी से देख लो। इसके अलावा कभी कभी होता है द्विआवेशीय निकाय हमारे पास हो जाते हैं, जैसे कि दो धनावेश हो एक साथ, तो उनके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होगी, तो उसके बारे में आपको बता देता हूं मैं कि अगर आपके पास द्विआवेशीय निकाय हो, द्विआवेशीय निकाय का मतलब दो आवेश वाला कोई निकाय है। अब दो आवेश में आपके पास दोनों धनावेश हो सकते हैं, या आपके पास दोनों ऋणावेश हो सकते हैं, या आपके पास दोनों एक धनावेश और एक ऋणावेश हो सकता है। मैं सबसे पहले समान प्रकृति के दो आवेश का एक द्विआवेशीय निकाय बना रहा हूं, उसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से आप खींचोगे। तो मान लेते हैं कि एक धनावेश तो यहां पर है और एक धनावेश यहां पर है। तो इस धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हुई आपकी प्रतीत होगी, और धनावेश यहां पर ऋणावेश है। अब धनावेश से निकलेगी और ऋणावेश पर जाएगी, तो यहां से लंबवत निकालना है, ध्यान रखना। यहां से 90 डिग्री के एंगल में बाहर निकलेगी और फिर यहां पर 90 डिग्री के एंगल में प्रवेश करेगी, यानी कि यहां से तो यूं निकलेगी और यहां से इस प्रकार से निकलेगी, इस तरह से आएगी, बाहर निकलती हुई दर्शानी है, और यहां अंदर प्रवेश करती हुई दर्शानी है। ध्यान रखना, आप लोगों को अंदर प्रवेश करती हुई दर्शानी है। हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत निकलती हुई या प्रवेश करती हुई आपको दिखानी पड़ेगी। ये हो गया आपका असमान प्रकृति के द्विआवेशीय निकाय, यानी कि असमान प्रकृति का मतलब हो गया दो आवेश। द्विआवेशीय निकाय है, इसका मतलब दो आवेश तो हैं परंतु उनका प्रकृति अलग अलग है, एक धनावेश है और एक ऋणावेश। तो ये हो गया आपका असमान प्रकृति के द्विआवेशीय निकाय के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्लियर? इसके बाद अब हम, वैसे ये पूरा का पूरा रेखा चित्र आपके नोट्स की कॉपी में बनवा रखा है, तो आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसको समझने में। इसके बाद अगर मैं बात करूं समान प्रकृति के द्विआवेशीय निकाय, यानी कि मेरे पास दो आवेश हैं और दोनों ही आवेश समान प्रकृति के, जैसे कि दोनों ही आवेश धन आवेश है, यानी कि हमारे पास दोनों ही आवेश धन आवेश हैं। धन आवेश है, स्वाभाविक बात है, ये क्षेत्र रेखा धनावेश से बाहर निकलेगी, ये क्षेत्र रेखा भी धनावेश से बाहर निकलेगी। ठीक है, दोनों धनावेश हैं। अब यहां से क्षेत्र रेखा बाहर निकलेगी, इस धनावेश से भी क्षेत्र रेखा बाहर निकलनी चाहिए, लेकिन क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, तो वो दोनों प्रतिकर्षित हो जाएगी, और ये आपकी इस तरह से इस प्रकार से प्रतिकर्षित हो जाएगी। और इस समान प्रकृति के द्विआवेशीय निकाय, इस समान प्रकृति के द्विआवेशीय निकाय का के विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपको इस प्रकार बनानी पड़ेगी। ये आपकी नोट्स की कॉपी में चित्र बना हुआ है, इसलिए आपको समझ में आने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ध्यान रखना, दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, इस कारण से ये क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेगी, और नहीं काटेगी तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हुई दूर दूर जाती हुई प्रतीत होगी। तो इस प्रकार से आपके पास कहां से प्रारंभ होती है और कहां पर अंत होता है, इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। अगली विशेषता जो है वो है दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। आप यूं समझ लो कि अगर किसी बिंदु पर दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटे, मान लेते हैं हम कि काटी, एक दूसरे को काटती है किसी बिंदु पर,
तो वो बिंदु मान लेता हूं मैं, जैसे कि ये आ रहा है, ये आ रहा है, इस बिंदु पर ये क्षेत्र रेखा है, ये भी क्षेत्र रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा, और ये इस बिंदु पर काट रही है। अगर ये इस बिंदु पर काट रही है तो स्वाभाविक बात है कि इस बिंदु पर इस क्षेत्र रेखा पर स्पर्शरेखा खींचता हूं मैं, E1 वेक्टर। इस बिंदु पर इस रेखा पर स्पर्शरेखा खींचता हूं, E2 वेक्टर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर है? इधर भी है और इधर भी है। तो किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दो कैसे हो सकती है, या दो से ज्यादा कैसे हो सकती है? एक ही तो दिशा में जाएगी। जैसे हमने कक्षा 11 में धारा रेखीय प्रवाह में पढ़ा था, धारा रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, वही कारण यहां पर देना है। अगर क्या लिखिए, असंभव स्थिति, क्या लिखेंगे इसको? असंभव स्थिति। असंभव स्थिति, ये असंभव स्थिति है। इसका मतलब क्या हुआ कि लिखेंगे कैसे इसको? एक दूसरे को क्यों नहीं, प्रश्न आता है एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। तो यदि किसी बिंदु पर दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है, या किसी बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो संभव दिशाओं में होगी, जो कि असंभव है। इस कारण से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्लियर? तो विशेषता नंबर 3 आपकी क्लियर हो जाती है। इसके बाद आता है आपके पास तीव्रता का माप। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के माप को भी दर्शाती है, लेकिन तीव्रता के माप को तुलनात्मक रूप से दर्शाया जाता है। कहने का मतलब दो अलग अलग विद्युत क्षेत्र हैं, अलग अलग तरह से। जैसे कि ये विद्युत क्षेत्र रेखा बना रहा हूं मैं, देखो ये हो गई, ये विद्युत क्षेत्र रेखा हो गई। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो इस जगह पर मैं E1 लिख देता हूं, इस जगह पर लिख देता हूं मैं E2, E1 और E2। तो अब ध्यान से अगर तुम देखोगे तो इस जगह पर क्षेत्र रेखाएं पास पास हैं, इस जगह पर क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है। तो देखते ही आपको पता लग जाएगा कि यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है और यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है। यूं कह सकता हूं मैं यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है। जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होगी वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, और जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होगी वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपेक्षाकृत कम होगी, तुलनात्मक रूप से इसकी तुलना में। तो E1 ग्रेटर देन E2। समझ में आ गया? यानी कि जहां किसी भी असमान विद्युत क्षेत्र में दो अलग अलग जगह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं तुलनात्मक रूप से निकट है या दूर दूर है, तो जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकट है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, और जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है वहां तुलनात्मक रूप से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। तो मेरे ख्याल से आपको तीव्रता के माप के बारे में क्लियर समझ में आ गया होगा। इस विशेषता के बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं तो विशेषता नंबर 5, बंद लूप नहीं बनाना। बंद लूप का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से, जहां से शुरू, जैसे इस तरह से यूं आके यूं आके यूं, यानी जहां से वो शुरू हुई वहीं आके खत्म हो जाए। तो भाई विद्युत क्षेत्र रेखाओं की ऊपर वाली विशेषता क्या पढ़ी आपने? सोचो क्या पढ़ी आपने? ये पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। तो अगर वो कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से प्रारंभ होगी, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र बनेगा उस धन आवेश का, और तो वो समाप्त कहां होगी? वो वहां समाप्त होगी जहां पर ऋण आवेश है। तो क्या आप ये कल्पना कर सकते हो कि वो विद्युत क्षेत्र रेखा जिस बिंदु से शुरू हुई उसी बिंदु पर खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि धन आवेश से शुरू होती है तो उसे धन आवेश पर ही खत्म होना होगा। अगर ऋण आवेश पर समाप्त हो रही है इसका मतलब उसे ऋण आवेश पर ही शुरू होना पड़ेगा, तब जाके वो बंद लूप बनाएगी। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। इस कारण से वो कभी भी
एक ही बिंदु से प्रारंभ होकर उसी बिंदु पर समाप्त नहीं हो सकती। अतः विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है। क्लियर? तो ये विशेषता भी आपकी मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और विशेषता नंबर 6। विशेषता नंबर 6 में लिखा हुआ है सम व असमान विद्युत क्षेत्र। कहने का मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है, ध्यान से समझना, एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब यह होता है कि ऐसा विद्युत क्षेत्र, ध्यान से सुनो, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और उसकी दिशा एक समान हो। समझ गए? एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है, या सम विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है? ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा एक समान हो हर बिंदु पर, यहां भी यहां भी यहां भी, यहां अगर यहां हर जगह पर एक समान विद्युत क्षेत्र है तो हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान होगा और दिशा भी समान होगी। अब ऐसे विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए आपको क्षेत्र रेखाएं कैसे बनानी पड़ेगी? क्षेत्र रेखाएं बनानी पड़ेगी आपको समांतर, और प्रत्येक रेखा के बीच में बराबर बराबर दूरी होनी चाहिए। समांतर रेखाएं तो बना रहे हो, लेकिन प्रत्येक रेखा के बीच में, एक दूसरी रेखा के बीच में, निकट वाली रेखा के बीच में या क्रमागत रेखाओं के बीच में बराबर दूरी होनी चाहिए। तो आप यूं समझ सकते हो, ये रेखा बना दी, ये बना दी, ये बना दी, ये बना दी। अगर ये दूरी बराबर है और सारी रेखाएं समांतर है तो ये वाला विद्युत क्षेत्र आपका क्या होगा? सम विद्युत क्षेत्र। समझ में आ गया? इसके बाद असमान विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे? असमान विद्युत क्षेत्र का मतलब ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण या दिशा या दोनों ही अलग अलग हो। दिशा समान हो लेकिन परिमाण अलग अलग हो, परिमाण समान हो लेकिन दिशा अलग अलग हो, या परिमाण और दिशा दोनों ही अलग अलग हो। तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को हम बोलते हैं असमान विद्युत क्षेत्र। असमान विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए मैं बताता हूं आपको, जैसे कि ये है, देखो ध्यान से, इसमें दिशा समान है परंतु परिमाण भिन्न भिन्न है। यहां निकट है विद्युत क्षेत्र रेखा है और यहां पर दूर दूर है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखा यहां ज्यादा होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां अधिक होगी और यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये एक असमान विद्युत क्षेत्र है। यहां परिमाण भिन्न भिन्न है परंतु दिशा समान है। समझ गए? अगर मैं आपसे ये कहूं ये देखो, अगर मैं ये विद्युत क्षेत्र बनाता हूं तो ये भी असमान विद्युत क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर ये देखो दूर है, दिशा भी अलग अलग है, यानी परिमाण भी यहां पास पास है, यहां दूर दूर हो गई। दिशा इसकी इधर है, इसकी इधर है, इसकी इधर है। इसका मतलब अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी अलग अलग आ रही है। इस बिंदु पर अलग है, इस बिंदु पर अलग है, इस बिंदु पर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी असमान विद्युत क्षेत्र है, लेकिन इसमें क्या समान है? तो इसमें परिमाण भी असमान है और दिशा भी असमान है। ये असमान विद्युत क्षेत्र, ये असमान विद्युत क्षेत्र। और बताता हूं, आपके पास इस तरह का कोई विद्युत क्षेत्र है जिसमें क्षेत्र रेखाएं, देखो, जिसमें क्षेत्र रेखाएं बराबर दूरी पर है, बराबर दूरी पर हो, बराबर दूरी पर, ये क्षेत्र रेखाएं जो है बराबर दूरी पर है। ठीक है? अब देखो, ये दूरी बराबर है परंतु इनमें दिशा भिन्न भिन्न है। तो इसका मतलब परिमाण समान है परंतु दिशा भिन्न भिन्न है। तो इस विद्युत क्षेत्र को भी असमान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। हमारे पास ये और ये तीन विद्युत क्षेत्र असमान विद्युत क्षेत्र दर्शा दिए जा चुके हैं और ये समान विद्युत क्षेत्र है। तो मेरे ख्याल से इस विशेषता को आप आसानी से समझ गए होंगे। इसके बाद अगली विशेषता है आवेश का बिंदुपत नहीं, और इस विशेषता को
अधिकांश विद्यार्थियों ने समस्या के रूप में मुझे भेजा था। तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले तो विद्युत क्षेत्र रेखा है क्या। तो अगर आप विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा पर जाते हो, पहली लाइन तो क्या है, याद है या भूल गए? पहली लाइन यह है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखे गए परीक्षण आवेश के बिंदु पथ को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। परीक्षण आवेश आप जानते हो, बहुत छोटा सा आवेश होता है, एकांक धन आवेश होता है, जिसको किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखो तो उस विद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता, परंतु विद्युत क्षेत्र तो उसको प्रतिकर्षित या आकर्षित करेगा, तो वो गति करने लग जाए। अगर गति करने लग गया है तो क्या हो रहा है, इसका मतलब उसका बिंदु पथ होगा, और जब वो चलेगा तो उसके पीछे पीछे हम एक रेखा खींचते चलेंगे, वो क्षेत्र रेखा हो जाती है। तो यहां पर भी यही स्थिति है, परंतु हम ये कह रहे हैं कि आवेश का बिंदु पथ नहीं है क्षेत्र रेखाएं। तो ध्यान से समझना, अगर समांतर रेखाएं यानी कि बिंदु पथ समांतर है, समांतर का मतलब असमान विद्युत क्षेत्र हो या समान हो, लेकिन क्षेत्र रेखाएं समान है, आवेश, तो यहां पर प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचोगे, इसी रेखा पर आएगा। किसी भी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचो तो क्या होगी, इसी क्षेत्र रेखा पर आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि एकांक धन आवेश, इस परीक्षण आवेश इस रेखा पर चल रहा है और हमने रेखा खींच दी, तो यहां पर तो आपका परीक्षण आवेश का बिंदु पथ क्या हो गया, बोलो, क्षेत्र रेखा बन गया। यानी कि बिंदु पथ वास्तव में क्षेत्र रेखा है। परंतु अगर मेरे पास वक्रीय क्षेत्र रेखा है इस तरह से, ये कोई क्षेत्र रेखा है, समझ गया आप, विद्युत क्षेत्र रेखा इस तरह की है, तो अगर मैं बात यानी कि हमारी परिभाषा के अनुसार ये सोचो कि एकांक धन आवेश ऐसे घूमता हुआ यहां तक पहुंचा तो एक क्षेत्र रेखा बन गई। अब आप सोचो कि इस बिंदु पर जब आवेश गति कर रहा है तो उसका कुछ तो त्वरण होगा, तो इस बिंदु पर त्वरण किधर होगा, त्वरण होगा इस तरफ। आपको पता है ना, वृत्तीय गति पढ़ी हमने, तो वृत्तीय गति पढ़ी तो स्पर्श रेखा त्वरण किधर होगा, उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश। तो अगर ये गति करता हुआ यहां पहुंचा तो त्वरण किस तरफ होगा इसका, स्पर्श रेखा के अनुदिश। कक्षा 11 में वृत्तीय गति हमने पढ़ी थी। वृत्तीय गति में यह बताया था कि वृत्ताकार पथ पर कोई घूम रहा है या वक्रीय पथ पर कोई घूम रहा है तो उस कण की गति का त्वरण हमेशा स्पर्श रेखीय होता है। तो यहां पर भी वही स्थिति बन गई। तो जैसे ही मैं यहां पर स्पर्श रेखा खींचता हूं तो त्वरण आवेश का इस तरफ है, और जिधर त्वरण होता है उधर ही उसको क्या होता है, उसको चलना चाहिए। तो अगर आवेश का बिंदु पथ, आवेश को तो आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन आवेश क्षेत्र रेखा तो इधर है, तो आवेश का बिंदु पथ तो इधर है, परंतु आवेश तो इधर जाना चाहिए था त्वरण के आधार पर। इस वजह से, जो कि ये एक विरोधाभास है, स्पर्श रेखीय त्वरण के आधार पर वक्रीय क्षेत्र रेखाओं की बात कर रहा हूं मैं, वक्रीय क्षेत्र रेखाएं अगर है तो उस स्थिति में स्पर्श रेखीय त्वरण के अनुसार उसका बिंदु पथ इस तरह का पथ या वक्रीय पथ नहीं हो सकता है। ठीक है ना, यह विरोधाभास है। इस वजह से हम ये कहते हैं, हम ठीक है, हमने विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के लिए परिभाषा जो है वो परीक्षण आवेश के बिंदु पथ को दे दी, लेकिन आपको याद होना चाहिए परिभाषा में भी 2 लाइनें अलग से लिखाई गई थी, और वो यह थी कि पहली परीक्षण आवेश के बिंदु पथ को, किसी भी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश के बिंदु पथ को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। उसके बाद फिर बोला था कि किसी भी विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। फिर मैंने कहा कि फिर भी पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, उसके बाद आपको कम से कम 4 विशेषताएं और लिखनी पड़ेगी, तब जाके हम विद्युत क्षेत्र रेखा को अच्छी तरह से परिभाषित कर सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि विरोधाभास आ गया ना यहां पर, इस वजह से हम केवल परिभाषा से उस चीज को नहीं समझ पाते। इसके बाद आता है आपके पास संकुचन व प्रसार। संकुचन और प्रसार भी बड़ा ही आसान सी स्थिति है। देखो, मैं आपको 2 क्षेत्र रेखाएं बनाता हूं, ठीक है, समांतर रेखाएं बना देता हूं। पहले एक रेखा बनाता हूं, ये क्षेत्र रेखा कहां से शुरू होती है, प्लस से, कहां जाती है, माइनस में। इसका मतलब इधर वाले सिरे को हम धनात्मक मान सकते हैं, इधर वाले सिरे को हम ऋणात्मक मान सकते हैं। ये वाला सिरा धनात्मक, ये वाला सिरा ऋणात्मक, क्षेत्र रेखा के लिए। अब देखो, प्लस और माइनस अगर आवेश है तो उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण या आकर्षण।
सही बात है, आकर्षण होगा। तो अगर आकर्षण होगा तो क्या होगा, वो लंबाई की अनुदिश क्या होगी, सिकुड़ने का प्रयास करेगी। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई की अनुदिश संकुचित होने का प्रयास करती है। ये तो हो गया संकुचन। अब मैं बात करता हूं दो रेखाओं की। ये अपनी दो रेखाएं हो गई, समांतर रेखाएं हैं दोनों, और ये दो रेखाएं हो गई। इस रेखा के लिए भी प्लस से शुरुआत हो रही है, तो इस वाले सिरे को आप धनात्मक मान सकते हो, और जहां वो जा रही है किस तरफ जाती है, ऋणात्मक आवेश की तरफ, इसका मतलब ये ऋणात्मक आवेश। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर दोनों क्या हो गए, ऋणावेश ऋणावेश जैसे दिख रहे ना, इसका मतलब क्या हुआ, इनके बीच में दो समान प्रकृति के आवेश आ जाएंगे तो क्या होगा, सही कहा, दोनों प्रतिकर्षित होंगे। इस वजह से इन रेखाओं में जब ये आगे बढ़ती जाएगी, दोनों रेखाएं आगे बढ़ती जाएगी, तो ये दोनों ऋणावेशी सिरे की तरह काम करेंगे, जिससे कि क्या होगा, इनमें धीरे धीरे प्रतिकर्षण होगा। और ये रेखाएं धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाएगी, दूरी तय करेगी, वैसे वैसे क्या होगा, इनके बीच में दूरी बढ़ती जाएगी, यानी कि इनमें प्रसार होगा। तो स्वाभाविक बात है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत प्रसारित होती है, लंबाई की अनुदिश संकुचित होती है, और लंबाई के लंबवत प्रसारित होती है। तो मेरे ख्याल से आप लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं को आसानी से समझ चुके हो। फिर कह रहा हूं मैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर एग्जाम में आती है, अगर कोई विशेषता पूछ ले या छोटा एक नंबर का कोई प्रश्न पूछ ले अलग बात है, लेकिन अगर एक नंबर के प्रश्न में भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पूछी जाती है, तो आपको विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दोनों परिभाषाओं के साथ साथ कम से कम 4 विशेषताएं आपको लिखनी ही पड़ेगी। विद्युत आवेश जो आपने सबसे पहले पढ़ा था, विद्युत आवेश भी एग्जाम में आता है, तो विद्युत आवेश की परिभाषा के साथ साथ उसके 4 गुणधर्म, जो 4 महत्वपूर्ण गुणधर्म है, वो चारों गुणधर्म आपको लिखने पड़ेंगे, और साथ में उसकी विशेषताएं भी लिख दो, 6 लिख दो आप, 6 विशेषताएं लिख दो, जिसमें 4 तो गुणधर्म आ जाएंगे और 2 कोई सी भी विशेषताएं लिख दो आप। तो विद्युत आवेश के बारे में भी वैसा ही करना पड़ता है जैसा यहां पर करना पड़ता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए। अब आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं कि जब आप समस्या मुझसे पूछते हो और उसका समाधान मैं वीडियो क्लास द्वारा करता हूं, तो आपको उस समस्या वाले टॉपिक को अपनी कॉपी में खोल करके और फिर वीडियो को देखना चाहिए, यानी कि अपनी क्लास अटेंड करनी चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी समस्या का समाधान भी हो जाता है। समझ गए आप? एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे देता हूं, आपको जिस टाइम पे वीडियो क्लास लगाई जाती है या कोई लिंक भेजा जाता है, तो आपको उसी टाइम पे पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं सुबह 11 बजे आपकी क्लास लेता हूं, तो 11 बजे ही आपको, 11 से 12 के बीच में लेता हूं, तो 11 से 12 के बीच में आपको फिजिक्स की क्लास के लिए ही बैठना है। कभी कभी हो सकता है कि वीडियो 3 बजे भी आपको वीडियो क्लास मिल जाए, तो 3 बजे भी आपको क्लास के लिए ही बैठना है और उसी समय बैठना है। अगर आप ये सोचते हो कि ये वीडियो YouTube चैनल पर मिल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, अभी नहीं पढ़े, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। फिजिक्स में जब तक आप साथ साथ, ध्यान से सुनना, साथ साथ इन चीजों को क्लियर नहीं करोगे उसी समय, तो चाहे आपके 10th में 90% हो, चाहे आपके 10th में 60% हो, आपकी दोनों की स्थिति एक जैसी रहने वाली है। आप पेपर करोगे 100 नंबर का, आएंगे 90 नंबर। क्लियर? ये ध्यान रखना। और ये 20 साल के अनुभव से बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? हम कह देते हैं, आप के जो सीनियर स्टूडेंट है उनसे आप चर्चा करके, हो सकता है आपको लगे कि नहीं, वो हमें ज्यादा अच्छी सलाह देते हैं और हम उस सलाह को मान लेते हैं, तो आप उनकी सलाह मानिए, लेकिन उससे पहले आपको पढ़ाने वाले टीचर की सलाह मानिए। समझ गए आप?